नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। अब वक्त है पब्लिक इंटरेस्ट का, हिंदी टीवी न्यूज चैनल के प्राइम टाइम का ऐसा शो जहां छोटी आवाज को बड़ा मंच मिलता है। आज पटियाल सबसे पहले दिल्ली राजकोट में हुए भीषण अग्निकांड और पुणे में हुए पोर्शे कार एक्सीडेंट का परीक्षण करेगा। आपको बताएगा कि गुजरात हाईकोर्ट ने क्यों कह दिया कि उसे स्थानीय प्रशासन और सरकार पर भरोसा नहीं है। क्यों राजकोट के प्ले जोन में 28 लोगों की मौत को हाईकोर्ट ने हत्याकांड कहा है। पटियाल यह भी जानने की कोशिश करेगा कि गुजरात की तरह ही दिल्ली में बच्चों के अस्पताल की आग का जिम्मेदार आखिर है कौन। दिल्ली में नवजात बच्चों की मौत को भी हत्याकांड क्यों ना माना जाए। क्या दिल्ली के सिस्टम और सरकार पर भरोसा किया जा सकता है। इसके बाद आपको जो खुलासा दिखाऊंगा वो पुणे पोर्श कार एक्सीडेंट में हुआ है। एक आम हिंदुस्तानी मेहनत से कमाता है, ईमानदारी से टैक्स देता है, उम्मीद करता है कि सरकार उसकी जिंदगी आसान बनाएगी, सुरक्षित रखेगी उसको, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। हम टैक्स भी दे रहे हैं और मरे भी। आखिर क्यों? इस मुसीबत का परीक्षण आप मेरे साथ देखिए। दूसरा परीक्षण दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और उनके पीए विभव कुमार का होगा। अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि उनकी अंतरिम जमानत 7 दिन के लिए बढ़ा दी जाए। उन्हें जांच करानी है, मेडिकल जांच। गंभीर बीमारी होने का शक है। यह बड़ी बीमारी क्या लगती है आपको, बताएंगे। दूसरी ओर स्वाति मालीवाल मारपीट केस में केजरीवाल के पीए विभव कुमार की जमानत की याचिका खारिज कर दी गई है। स्वाति मालीवाल कोर्ट आई थी, अपना वकील भी साथ लाई थी, लेकिन कोर्ट में सुनवाई के दौरान रोने लगी। कोर्ट में क्या हुआ जानना है आपको, तो पटियाल के साथ बने रहिए। तीसरा परीक्षण देश में गर्मी का होगा। अब तक 60 लोगों के मरने की आशंका है। जैसलमेर की सीमा पर एक जवान मौसम का शिकार बन गया। राजस्थान के फलौदी में पारा 50 डिग्री छू रहा है। श्रीनगर में 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया। महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा पर बने बांध की रक्षा के लिए क्यों लगानी पड़ी पुलिस। गर्मी की वजह से देश में और क्या क्या हो रहा है। अपनी रक्षा के लिए आपको पटियाल के साथ इसलिए बने रहना है ताकि यह पता लग पाए कि गर्मी से आपने बचना कैसे। चौथा परीक्षण कर्नाटक टेप स्कैंडल के मुख्य आरोपी प्रज्वल रेवन्ना की पेशी का होगा। पटियाल को मिली जानकारी के मुताबिक प्रज्वल रेवन्ना 31 मई को बेंगलुरु एसआईटी के सामने पेश होगा। राजकोट अग्निकांड को गुजरात हाईकोर्ट ने हत्याकांड क्यों कहा। हाईकोर्ट ने क्यों कहा कि गुजरात सरकार और सिस्टम विश्वास के लायक नहीं है। अदालत ने सरकारी मशीनरी की तुलना बंदूक के ट्रिगर से क्यों कर दी। 4 लाख से कुछ नहीं होगा, 10 लाख देगा तो कुछ नहीं होगा। इसके घर में से कोई भी आदमी जाएगा, इसको पता चलेगा। जिम्मेदारी मेन तो अस्पताल वालों की है, दूसरी प्रशासन की है। ना हॉस्पिटल से कोई कॉल आया, ना मैसेज आया, ना किसी स्टाफ ने कॉल किया है। 28 मौत पर सवालों के कटघरे में खड़ी है गुजरात सरकार। दिल्ली में लापरवाह व्यवस्था ने 7 परिवारों के चिराग बुझा दिए। 12 दिन की बेटी थी मेरी बच्ची, जाली मुन्ना खा गए मेरी बच्ची को। मेरी अपनी बच्ची से मिलना आया हूँ। मेरी बेटी बच्ची पैसा वैसा नहीं चाहिए, मुझे तो खाली अपनी बच्ची चाहिए। पुणे पोर्श एक्सीडेंट में क्या है दिल दहलाने वाला खुलासा। ये सैंपल रिप्लेस किया गया है। क्या नागरिक खुद की मौत के लिए सरकार चुनता है। बच्ची मेरी ठीक थी, बिल्कुल ओके थी, वेंटिलेटर हट चुका था। क्या हम सब अपनी मौत के लिए अधिकारियों को सैलरी देते हैं, वोट देकर सरकार चुनते हैं। हॉस्पिटल स्टाफ की तरफ से मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। हमें पता ही नहीं, हमें 12 बजे पता चली कि वहाँ हॉस्पिटल में आग लगी है। मैं अपनी बच्ची का पैसा नहीं दे पाऊंगा। मैं इसका इंसाफ चाहता हूँ अपनी बच्ची का।
देश को चुन चुन कर मार रहे सिस्टम का परीक्षण। सबसे पहले पटियाल देश की उस सरकारी मशीनरी का परीक्षण करेगा जो आम पब्लिक को चुन चुन कर मार रही है। आम आदमी की सांसें छीनने का हक इस सिस्टम को किसने दिया? देश में दावे तो बहुत होते हैं, सब चंगा है जी, सिस्टम चुस्त है, दुरुस्त है, कहीं कोई कमी नहीं है। कोई भी चुनावी मंच देख लीजिए आप, वोट के लिए कोई भी नेता विकास की घुट्टी पिलाने से बाज नहीं आता, तो कोई कतार में लगे सबसे पीछे खड़े आदमी को भी कल्याण की गारंटी दे रहा है। लेकिन क्या आम आदमी अपनी मौत के लिए सरकार चुनता है? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? 3 तस्वीरों से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। गुजरात के राजकोट में सरकार और सिस्टम की लापरवाही से भीषण अग्निकांड हुआ, 28 लोगों की जान गई, मरने वालों में 12 बच्चे भी थे। इस अग्निकांड को गुजरात हाईकोर्ट ने हत्याकांड और सरकार की लापरवाही बताया है। प्ले जोन में वेल्डिंग मशीन से चिंगारी निकली, कैसे वो चिता और चिंता का विषय बन गई, इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी तस्वीर दिल्ली की है। यहां भी सिस्टम की लापरवाही ने 7 नवजात बच्चों को मार डाला। बेबी केयर अस्पताल में भी लोहे की जोड़ने वाली एक वेल्डिंग मशीन से चिंगारी निकली और अस्पताल जलने लगा। तीसरी तस्वीर पुणे के पॉश एक्सीडेंट केस की है। यहां सिस्टम रसूखदार पिता के हाथ कठपुतली बन गया, डॉक्टर बिक गए, केस की दशा और दिशा बदल दी गई। लेकिन कैसे, क्यों और किसकी मिलीभगत से आज दिल्ली, गुजरात और पुणे में नीलाम होते सिस्टम का पूरा परीक्षण आप पटियाल के साथ देखिए। सबसे पहले गुजरात के राजकोट चलते हैं। राजकोट अग्निकांड को लेकर आज गुजरात हाईकोर्ट में 4 घंटे उससे भी ज्यादा सुनवाई हुई। अदालत ने जो कहा उसकी कुछ अहम बातें आपको बताता हूं। कोर्ट ने कहा 4 साल से फायर सेफ्टी पर सुनवाई चल रही है, कई घटनाएं हो चुकी हैं, अब हमें स्थानीय व्यवस्था और राज्य सरकार पर भरोसा नहीं है। 4 साल पहले फायर सेफ्टी पर निर्देश दिए गए थे, उसके बाद भी 6 घटनाएं हुई। लोग सरकारी मशीनरी के ट्रिगर की वजह से मर रहे हैं। मतलब हाईकोर्ट ने सिस्टम को बंदूक माना और उसकी लापरवाही को बंदूक का ट्रिगर। अदालत ने टीआरपी प्ले जोन अग्निकांड पर राजकोट नगर निगम से जवाब मांगा। नगर निगम ने माना कि उनसे एनओसी नहीं ली गई थी। इस पर कोर्ट ने फटकार लगाई। अदालत ने कहा, क्या आप अंधे हो गए हैं? गेमिंग सेंटर 2.5 साल से चल रहा था और आप सो रहे थे। कोर्ट ने यह भी कहा कि क्या हम ये मान लें कि आपने आंखें मूंद ली? ये अग्निकांड नहीं, ये हत्याकांड है, यह हाईकोर्ट ने कहा। अफसरों के गेमिंग जोन में जाने की तस्वीर सामने आई तो कोर्ट ने कहा, जो अधिकारी वहां पर खेलने गए थे वो क्या था? क्या उन्होंने नहीं देखा कि अवैध गेमिंग सेंटर जान ले सकता है? कितना जानलेवा है वो? कोर्ट ने पूरे मामले में सरकार से रिपोर्ट देने को कहा है। सरकार ने एसआईटी का गठन किया है, 72 घंटे के अंदर एसआईटी को रिपोर्ट देनी है। गुजरात हाईकोर्ट ने राजकोट अग्निकांड पर सुओ मोटो संज्ञान लिया है। कोर्ट ने पुलिस और नगर निगम के 3 जून तक दोनों को यह हल्फनामा देने के लिए कहा है और 6 जून को इस मामले की फिर से सुनवाई होगी। राजकोट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के म्यूनिसिपल कमिश्नर्स जो 2021 से 2024 तक थे, उनके रोल के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा हुई। अपनी नाक के नीचे चल रही गैरकानूनी प्रवृत्ति को आप किस तरह चलने देते हो? हर एक ऐसी जगह जहाँ पे रिस्क रहता है वहाँ एंट्री और एग्जिट के क्यों नक्शे नहीं लगे? क्यों अपनी जो परमिशन है उसको लगाया नहीं गया? तो ये सब डिटेल बातें हुई। इस तरह के हादसे से जो लोगों की आंख अब खुल रही है, वो पहले खुलती तो शायद बच्चों की और यंग लोगों की जान बच जाती। उसको कोर्ट ने हर बार हर चीज़ को बड़ी बारीकी से देखा। जो पिटीशन हाईकोर्ट के अंदर पिछले 2020 से चल रही है, उसमें हर टाइम अलग अलग जो ऑर्डर्स हुए थे उसमें कंप्लायंस नहीं किए गए थे। तो कंप्लायंस क्यों नहीं किए गए, उसके जवाब तलब किए गए। हर ये स्टेट के हर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और नगर पालिका के ऑफिसर्स को उसका एफिडेविट पे उनके रिपोर्ट रखने के लिए कहे हैं। वो 3 तारीख तक उन्हें एफिडेविट पे रखना है। गुजरात हाईकोर्ट ने सरकार और सिस्टम दोनों को अग्निकांड का जिम्मेदार माना है। अब मैं आपको राजकोट अग्निकांड की कुछ और अपडेट्स देता हूं। अग्निकांड में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 28 हो चुका है। टीआरपी गेमिंग सेंटर अनऑथराइज्ड कैंपस में चल रहा था। फायर सेफ्टी की एनओसी नहीं ली गई थी। 28 मौतों के बाद सिस्टम जागा। लापरवाही बरतने वाले
7 अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए, जबकि 3 आला अफसरों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। हटने वालों में राजकोट के पुलिस कमिश्नर राजू भार्गव भी हैं। उनकी जगह पर 1999 बैच के आईपीएस ब्रजेश कुमार झा को राजकोट का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। साथ ही राजकोट की ज्वाइंट कमिश्नर विधि चौधरी का भी तबादला कर दिया गया है। उन पर भी इस अग्निकांड की गाजगिरी है। अग्निकांड के बाद जिन अफसरों को सस्पेंड किया गया है उनमें सबसे पहले हैं असिस्टेंट टाउन प्लानर गौतम जोशी, दूसरे हैं असिस्टेंट इंजीनियर जयदीप चौधरी, तीसरे हैं इंजीनियर एमआर सुमा, चौथे हैं राजकोट तालुका थाने के इंस्पेक्टर बीआर पटेल, पांचवें हैं एनआई राठौर लाइसेंस डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर हैं, छठे हैं पारस कोठिया, ये राजकोट राजमार्ग मकान विभाग के इंजीनियर और इंचार्ज हैं, और सातवें हैं रोहित विगोरा, राजकोट फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के स्टेशन अफसर। इन सबको सस्पेंड किया गया है। लापरवाही की आग में 28 लोग जिंदा जले। उनकी पहचान करना मुश्किल था, इसलिए पुलिस को डीएनए टेस्ट कराना पड़ा। हादसे के 50 घंटे बाद 9 लोगों की डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है। उनके शव वारिसों को सौंप दिए गए हैं। बाकी 21 का क्या होगा? मैंने यही सवाल गुजरात के होम मिनिस्टर हर्ष सांघवी से पूछा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। राजकोट के घटना में जो मृतदेह थे, जो शव थे, उसमें से ब्लड अवेलेबल ना होने के कारण उनके बोन्स के माध्यम से ये डीएनए टेस्ट करने की खास तरीके से आवश्यक थी। जिनके भी ये डीएनए मैच होते हैं वो सभी परिवारजनों का संपर्क किया जाएगा। और पुलिस भी अपनी कार्रवाई एक तरफ से जो केस दर्ज हुआ है उसमें भी पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और कुछ और लोगों को पकड़ने के लिए 17 से ज़्यादा अलग अलग टीमें बनाई गई है। अब पटियाल आपको राजकोट अग्निकांड पर ऐसी जानकारी देगा जो सरकार और सिस्टम को हिलाकर रख देगी। टीआरपी गेमिंग सेंटर में क्या था और क्या नहीं, कैसे नियमों को अनदेखा किया गया, यह बताऊं उससे पहले आपको हादसे और लापरवाही का एक सबूत दिखाता हूं। यह सीसीटीवी फुटेज है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 25 मई शाम करीब 5:33 का गेम जोन में एक हिस्से में वेल्डिंग का काम चल रहा है। उसी से निकली एक चिंगारी भड़क जाती है। वहां मौजूद कर्मचारी पहले आग बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन महज 2 मिनट के अंदर ही ये आग भयंकर रूप धारण कर लेती है। गेम जोन में आने जाने का एक ही रास्ता था, इसलिए लोग आसानी से बाहर नहीं निकल पाए। अब एक चौंकाने वाला सच और सुन लीजिए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में यह भी पता चला है कि टीआरएस गेम जोन अवैध तरीके से चल रहा था। उसके पास फायर का एनओसी भी नहीं था। एनओसी के लिए इसी महीने अप्लाई जरूर किया गया था, लेकिन वो मिला नहीं था। गेम जोन के लेआउट प्लान का भी अप्रूवल नहीं था। बिल्डिंग का यूसेज सर्टिफिकेट भी नहीं था। 2017 में खेती वाली जमीन पर एक अवैध बिल्डिंग बनाई गई थी। एग्रीकल्चर लैंड पर रेजिडेंशियल प्लान अप्रूव करवाया गया बिना इजाजत के। इसी बिल्डिंग में 2021 में गेमिंग जोन शुरू कर दिया गया, यानी उसे तब्दील कर दिया गया गेमिंग जोन में। 2023 में एंटरटेनमेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई किया गया। गुजरात पुलिस ने पिछले साल एंटरटेनमेंट लाइसेंस दे दिया था। तो क्या अब यहां यह मान लिया जाए कि गेमिंग जोन चलाने के लिए मालिक और सरकारी सिस्टम के बीच कोई बड़ा गेम चल रहा था? इसका जवाब तो जांच में ही मिलेगा, लेकिन एक बात साफ दिख रही है, वो ये कि टीआरपी जोन में भारी मात्रा में डीजल और पेट्रोल भी इकट्ठा किया गया था। यह असुरक्षित था। दावा है कि इसका इस्तेमाल खेल में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों और जनरेटर चलाने के लिए किया जा रहा था। इसकी वजह से भी हो सकता है कि आग और ज्यादा भड़की हो, क्योंकि यह भी बेहद ज्वलनशील था। आज हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान एक फोटो का भी जिक्र आया। अदालत ने प्रशासन से यह पूछा कि टीआरपी जोन में जाने वाले अधिकारियों की फोटो वायरल हो रही है, क्या तब भी इस जगह की जानकारी किसी को नहीं थी? पटियाल ने वो तस्वीर आपके लिए खोज ली है। यह तस्वीर 2 साल पुरानी है। इसमें राजकोट के तत्कालीन कलेक्टर अरुण महेश बाबू, तत्कालीन एसपी बलराम मीणा, नगर निगम कमिश्नर अमित अरोड़ा, तत्कालीन डीसीपी जोन 1 प्रवीण मीणा सब नजर आ रहे हैं। अफसरों के हाथ में फूल हैं, हेलमेट हैं। ये हेलमेट इस गेम जोन में गो कार्टिंग के दौरान पहने जाते हैं। अगर इस फोटो को सही माने तो फिर स्थानीय प्रशासन का यह दावा गलत माना जाएगा कि उसे इस गेमिंग प्लेस की जानकारी नहीं थी। वो तो खूब वहां पर गो कार्टिंग करने गए थे, जिसकी गलती से 28 लोगों की मौत हो गई।
वो जब कोर्ट में पेश किया गया तो फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन अदालत ने आरोपियों को 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। राजकोट के बाद अब पटियाला के साथ आप दिल्ली चलिए। गुजरात हाईकोर्ट ने तो साफ कह दिया कि सरकार और सिस्टम पर उसे विश्वास नहीं है, लेकिन क्या यही बात दिल्ली पर भी लागू होती है? एक अग्निकांड दिल्ली में भी हुआ है, जिसके बाद सिस्टम और सरकार दोनों सवालों के घेरे में है। शनिवार की रात दिल्ली के विवेक विहार में एक अस्पताल में आग लगी। अस्पताल नवजात बच्चों का था। वहां 12 बच्चों का इलाज चल रहा था और अग्निकांड में 7 नवजात बच्चों की जान चली गई। 5 बच्चों को आग से बचाते हुए किसी तरह सुरक्षित निकाला गया। सबसे पहले अस्पताल अग्निकांड में अब तक क्या हुआ, आप सब पहले ये जान लीजिए। 7 बच्चों की मौत के लिए 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। अब तक दोनों 30 मई तक पुलिस रिमांड में भेजे गए हैं। ये दोनों अस्पताल के मालिक डॉक्टर नवीन और ड्यूटी डॉक्टर आकाश हैं। अब तक की पड़ताल में अस्पताल से जुड़ी गड़बड़ी की कई बातें सामने आई हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम जांच के लिए अस्पताल में पहुंची। अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार के लेबर डिपार्टमेंट की भी नींद टूटी। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों की मौत के बाद बैठक बुलाई, लेकिन बैठक में क्या हुआ, उसका नतीजा क्या निकला, ये अभी तक सामने नहीं आया है। अक्सर बड़े हादसे होने के बाद आपात और अहम बैठकें धड़ाधड़ होने लगती हैं, क्योंकि सांप गुजरने के बाद लकीर पीटने की आदत हो गई है हमारे सिस्टम को, फितरत बन गई है हमारे सिस्टम की। अब पटियाला आपको एक और जरूरी बात बताना चाहता है। दिल्ली के अस्पताल की आग में झुलसने से जिन 7 दूध-मुंहे बच्चों की जान गई, वो बचाए जा सकते थे अगर दिल्ली की सरकार और सिस्टम ठीक से काम करते तो, लेकिन ऐसा हो ना पाया। इसके लिए पटियाला आपको 2 दस्तावेज दिखाना चाहता है, जरा इन पर गौर कीजिएगा। पहली तस्वीर दिल्ली पुलिस की एफआईआर है। एफआईआर में विवेक विहार में बेबी केयर सेंटर हॉस्पिटल के अंदर लापरवाही से जुड़ी कई बातें दर्ज हैं। अब आप दूसरी तस्वीर देखिए। यह विवेक विहार बेबी केयर हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, जो इस बात का सबूत है कि विवेक विहार में नवजात बच्चों का अस्पताल अवैध रूप से चल रहा था। करीब 2 महीने पहले 31 मार्च को ही बेबी केयर हॉस्पिटल की मान्यता खत्म हो चुकी थी। यह सर्टिफिकेट दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के निदेशक की ओर से जारी हुआ था। अस्पताल में सिर्फ 5 नवजात को एडमिट करने की इजाजत दी गई थी, लेकिन यहां अग्निकांड के दौरान 12 नवजात एडमिट थे। नवजात बच्चों को खो चुके उनके माता पिता को तो यह भी शक है कि उनके बच्चे बीमार थे भी या नहीं, क्योंकि उन्हें डिलीवरी के बाद किसी दूसरे हॉस्पिटल से यहां रेफर किया गया था। मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक था, मैं कल शाम को मिल के गया हूँ, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक था। उन्होंने रेफ़र करा इसके लिए, जबकि हमने कहा जी हम सरकारी ले जा रहे हैं। कह रहे नहीं हॉस्पिटल बढ़िया है, 2-3 घंटे की बात आप ले जाओ, केयर अच्छी है। जब हमने कहा 2-3 घंटे की बात है जी, हमारा कोई पैसा नहीं, हम बच्चों को देखना है। वहाँ गए जी, कह बच्चा ठीक है। उन्होंने कहा 24 घंटे और देख लो जी। फिर उन्होंने 48 घंटे, मैं देखा मेरा बच्चा ठीक था। कल भी मिल के आया, जब भी मेरा बच्चा ठीक था। रात को 11:30 बजे ना हॉस्पिटल से कोई कॉल आया, ना मैसेज आया, ना किसी स्टाफ ने कॉल किया है। आग की लपटों में झुलसने और धुएं के चलते दम घुटने से जिन बच्चों की जान गई, उनकी मौत का जिम्मेदार सिर्फ वो लोग नहीं हैं जो मान्यता रद्द होने के बावजूद नियमों को ताक पर रखकर अस्पताल चला रहे थे। वो लोग भी हैं जिनके घर में अस्पताल चल रहा था, और वो भी जिनके ऊपर जिम्मेदारी है ऐसे अवैध अस्पतालों को पकड़ने की। पटियाला को एक और बात पता चली है। इस बेबी हॉस्पिटल में फायर सिस्टम नहीं था, लगा ही नहीं हुआ था। इमरजेंसी में बिल्डिंग के बाहर निकलने का एग्जिट गेट भी नहीं था। अस्पताल का नाम तो न्यूबॉर्न था, लेकिन जब आग लगी तो नवजात की देखरेख के लिए ड्यूटी पर बच्चों का एक्सपर्ट डॉक्टर भी नहीं था। जो वहां मौजूद था वो सिर्फ BAMS था, वहां कोई MBBS डॉक्टर भी नहीं था। अस्पताल का मालिक नवीन खिंची बच्चों का डॉक्टर है और उसकी पत्नी दांतों की डॉक्टर है, यानी डेंटिस्ट है। और इन्होंने दिल्ली के पंजाबी बाग के अलावा हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी ऐसे ही अस्पताल खोल रखे हैं। हादसे के बाद विवेक विहार अस्पताल से एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। जांच में पुलिस को 27 ऑक्सीजन सिलेंडर भी मिले। 5 सिलेंडर उनमें से फटे हुए थे। बच्चों के माता पिता ने बताया कि वहां हमेशा सिलेंडरों की लोडिंग और अनलोडिंग होती रहती थी, उसी हॉस्पिटल में जहां बच्चे एडमिट थे। सवाल उठता यह है यहां पर कि बच्चों का अस्पताल था वो, या ऑक्सीजन सिलेंडर का गोदाम था। हमने देखा है कि स्टाफ की कमी पाई गई
पहली बात। और हम जब भी पहुंचते थे वहाँ पे सिलेंडर की गाड़ी एक उतरती हुई देखते थे हम और लोड होते हुए देखते थे। वहाँ पे सिलेंडरों का कोई गोरख धंधा चल रहा था, किस तरीके से वहाँ पर क्या मसला था, NOC उन्हें किस तरीके से दी गई अस्पताल उस पर नर्सिंग होम की। एक रिहायशी कॉलोनी में ये मकान था और एक ऐसा लग रहा था कि घरेलू मकान हुआ है, घरेलू जगह हुआ है और अस्पताल का उसका कोई रूप नहीं था इतना, वो एक सिंपल रूप था। और वहाँ पे वेंटिलेटर वगैरह दूसरी मंजिल पे थे वहाँ पर। दिल्ली के इस बेबी केयर अस्पताल में एक दो नहीं कई गड़बड़ियां थी। इसके बावजूद मासूम बच्चों की जान जोखिम में डालकर अस्पताल चलता रहा। लापरवाही का शिकार नवजात बच्चे बने। क्या उनकी जान लेने का जिम्मेदार अकेला अस्पताल का मालिक है? क्या दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले दिल्ली फायर सर्विसेज विभाग और दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कोई जिम्मेदारी नहीं है? 5 की जगह 12 बेड लगा दिए, रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुका था, फिर भी दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? बिल्डिंग का फायर NOC नहीं था, उसमें फायर इक्विपमेंट्स नहीं लगे हुए थे, तो फायर ब्रिगेड ने अपना काम क्यों नहीं किया? सिर्फ 120 गज के प्लॉट में 2 मंजिला इमारत बनी थी, नीचे ऑक्सीजन सिलेंडर भरे जाते थे, उन्हें भरने के लिए ऊपर वाली मंजिल जो थी उसी का इस्तेमाल अस्पताल के लिए हो रहा था। तो क्या MCD को कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? यह MCD का फर्ज नहीं बनता था कि इतनी छोटी जगह में ये दोनों काम एक ही बिल्डिंग में आखिर कैसे हो रहे थे? इस पूरे मामले में नर्सिंग होम का पंजीयन करने वाली अथॉरिटी, नर्सिंग होम्स को रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी, बिल्डिंग परमिशन देने वाली अथॉरिटी, बिल्डिंग परमिशंस के रेगुलेशंस वाली अथॉरिटी, फायर सेफ्टी इंश्योर करने वाली अथॉरिटी, फायर सेफ्टी NOC जारी करने वाली अथॉरिटी, डॉक्टर्स को नर्सिंग होम चलाने और प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस देने वाली अथॉरिटी, सब जिम्मेदार है। किसी को भी इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि इसकी गलती कम और उसकी गलती ज़्यादा है, सभी की गलती इसमें बराबर है। बिल्डिंग में इमरजेंसी एग्जिट नहीं था, वहाँ पे हमको कोई फंक्शनल वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं मिला, हमको एप्रोप्रिएट फायर एक्सटिंग्विशर होने की कोई जानकारी नहीं मिली। हम लगातार कल से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, पर दिल्ली सरकार के अधिकारी तो बात कर ही नहीं रहे हैं, वो तो पूरे मामले में खुद को बचाने में लगे हुए हैं। दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग सजग होता, MCD ईमानदारी से काम करती होती, तो ना सिलेंडर का गोदाम वहां चलता, ना उसके ऊपर अवैध अस्पताल। दिल्ली पुलिस के अंडर काम करने वाला फायर डिपार्टमेंट अगर बिल्डिंग पर एक्शन ले लेता, तब भी शायद ये दर्दनाक घटना टाली जा सकती थी। ऐसे हादसों से बचने के लिए माता पिता क्या एहतियात बरत सकते हैं? उनको एहतियात बरतनी चाहिए। महाराष्ट्र बाल सुरक्षा आयोग की अध्यक्ष को सुनिए। मैं आह्वान करूंगी हमारे सारे पालकों को, हमारे सारे भारतीय नागरिक को, कि आप थोड़े सजाग हो जाइए। आप ये ध्यान रखें कि जब आपके बच्चे जाते हैं मैटरनिटी होम या प्ले स्कूल हो, प्ले इनमें क्या होना चाहिए? 2 एग्जिट होने चाहिए। अच्छा, हाँ, ये बताएं। 2 एग्जिट होने चाहिए। वो थे क्या, भगवान जाने। एक आग्रह रखूंगी कि शासन, प्रशासन और सारी जनता को जहाँ जहाँ बच्चे को लेके जाना है, खास करके मैटरनिटी होम में एक खुशहाल परिवार आता है और ऐसी घटना होती है तो एक भयंकर सदमा लग जाता है और सब दुखी हो जाते हैं। मैटरनिटी होम में एडमिट करने से पहले ये सब चेक होना चाहिए, सरकार को भी चेक करना हो और पालकों को मैं रिक्वेस्ट करूंगी। अब पटियाला आपको पुणे लेकर चलेगा, जहां पुणे पोर्शे एक्सीडेंट केस में सिस्टम सवालों के घेरे में आ गया है। सबसे पहले आप इस वारदात में हुए खास डेवलपमेंट्स का अपडेट जान लीजिए। पुणे क्राइम ब्रांच ने सुसान अस्पताल के एक और कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शख्स का नाम है अमित घट कांबले और वो अस्पताल में चपरासी के पद पर काम करता है। इससे पहले क्राइम ब्रांच ने 2 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया था। दोनों डॉक्टर्स पर नाबालिग आरोपी के ब्लड सैंपल बदलने का आरोप है। ये दोनों डॉक्टर कौन हैं, ये भी जान लीजिए। पहले हैं ससून अस्पताल के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर अजय ताबारे और दूसरे हैं डॉक्टर श्रीहरि।
दावा है कि अस्पताल का चपरासी अमित दोनों डॉक्टरों के लिए काम करता था। पुणे पोर्शे कार एक्सीडेंट में नाबालिग आरोपी के पिता ने ब्लड सैंपल बदलने के लिए 3 लाख रुपए रिश्वत दी थी। वो अमित भट्ट काबले ने दोनों डॉक्टर्स तक पहुंचाई थी। ब्लड सैंपल डॉक्टरों ने कैसे बदले? जो डॉक्टर हैं जिन्होंने सील करके ये रिपोर्ट फोरेंसिक को भेजी थी, उनको कल हमने डिटेन किया था। उनके प्राथमिक तपास में ये बात सामने आई कि उन्होंने जुवेनाइल एक्यूज्ड का सैंपल लिया था, लेकिन उसने उसको डस्टबिन में फेंका था और उसने एक किसी और व्यक्ति का सैंपल से उसको रिप्लेस करके उस जुवेनाइल एक्यूज्ड का नाम लिख करके उसको फोरेंसिक लैब को भेजा था। ये चीज़ उसने डॉक्टर अजय तावरे के ससून हॉस्पिटल के एचओडी फोरेंसिक मेडिसिन के हैं, उनके कहने पे और उनके द्वारा और ये सब मिलके क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करके ये कंडक्ट उनकी हुई थी। पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज ये था कि अगर नाबालिग आरोपी के ब्लड सैंपल किसके साथ बदले गए हैं। दावा यह है कि दोनों डॉक्टर्स ने विशाल अग्रवाल के इशारे पर अस्पताल के डीवीआर तक के सबूत मिटाए थे। कैसे मिटाए, ये भी सुनिए। ससून हॉस्पिटल्स की डीवीआर सीसीटीवीज ताबे में आज अर्ली मॉर्निंग आवर्स में ली गई है और इस मैटर की पूरी कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन शुरू है। इस मैटर में अभी तक टोटल, मैं आपको बताना चाहूंगा क्लैरिटी के लिए, कि टोटल 3 ऑफेंसेस रजिस्टर हुए हैं। आपने देखा, जब हमारा सिस्टम या उसकी निगरानी करने वाले सोते हैं तो किस तरह से अग्निकांड होते हैं और कैसे बड़े बड़े हादसों की जांच बदल जाती है। आपके जागने की जरूरत है और उन अधिकारियों के भी जो चंद लालच के लिए अपना इतना बड़ा किरदार छोड़कर आंख मूंद लेते हैं। आज ये सवाल हम सब उन अधिकारियों, उन कर्मचारियों, उन सरकारों से पूछते हैं। चलिए अगली खबर दिल्ली से है। केजरीवाल को क्या कोई घातक बीमारी की आशंका है? और 30 हजारी कोर्ट में स्वाति मालीवाल क्यों फूट फूट कर रोने लगी? अब पटियाल दिल्ली की सियासत से जुड़े इन बड़े डेवलपमेंट्स का परीक्षण करेगा। आज केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग की है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शराब घोटाले के आरोप में अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए 2 जून तक अंतरिम जमानत मिली है। उसके बाद केजरीवाल को सरेंडर करना है। पटियाल इस याचिका के पीछे दिए गए उस कारण का परीक्षण करेगा जिसने सबको चिंता में डाल दिया है। क्या अरविंद केजरीवाल को कोई गंभीर बीमारी हो गई है? दूसरी तरफ दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में विभव की जमानत याचिका पर लंबी बहस चली। तीनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसके खिलाफ विभव अब दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करेंगे। लेकिन बहस के दौरान स्वाति मालीवाल फूट फूट कर क्यों रोने लगी? कोर्ट में स्वाति मालीवाल की तरफ से किस बड़े यूट्यूबर पर रेप और थ्रेट के आरोप लगाए गए, सब बारी बारी से आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले अरविंद केजरीवाल की गंभीर बीमारी की बात कर लेते हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग रखी है। याचिका में कहा गया है कि गिरफ्तारी के बाद से सीएम केजरीवाल का वजन 7 किलोग्राम घट गया है। केजरीवाल का कीटोन लेवल भी हाई लेवल पर पहुंच चुका है, जो कि किसी गंभीर बीमारी का लक्षण हो सकता है। आमतौर पर इसे गुर्दे की बीमारी का लक्षण माना जाता है। दिल्ली में बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स ने सीएम केजरीवाल की जांच की है। केजरीवाल को पीईटी सीटी स्कैन मेडिकल टेस्ट करवाने की जरूरत है। यह टेस्ट आमतौर पर कैंसर की जांच के लिए होता है। जांच करने के लिए सीएम केजरीवाल को अदालत से 7 दिन का वक्त चाहिए। यह अपील की गई है अपनी फरियाद में केजरीवाल की तरफ से। 2 चीज़ें, एक तो वजन का घटना और दूसरा कीटोन का हाई लेवल होना इंडिकेट करता है कहीं कोई गंभीर बीमारी ना हो। आप समय मांग रहे हैं दिल्ली में राबड़ी देवी पार्ट 2 एस्टैब्लिश करने। अगले 3 दिन ये नौटंकीबाज पंजाब में रहने वाला है और वहाँ ड्रामा करेंगे, गिरने की कोशिश करेंगे, चक्कर आएंगे, स्वास्थ्य खराब होगा, ताकि किसी तरह से अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ जाए। जो आदमी तंदुरुस्त बाहर घूम रहा है,
सारा दिन प्रधानमंत्री जी को लेके सारे देश को गालियां निकाल रहे हैं, जब जेल जाने की बारी आती है उनकी तबीयत खराब हो जाती है। इतना करीखा पोत के कोई आदमी इतना बेशर्म होगा, लाज हया सब छोड़ देले बा। केजरीवाल के वजन पर पहले भी सियासत हो चुकी है। तिहाड़ जेल में केजरीवाल के इंसुलिन पर भी खूब राजनीति हुई थी, लेकिन अब केजरीवाल की गंभीर बीमारी की बात सामने आई है। तो क्या है वो गंभीर बीमारी? दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी के मुताबिक जेल से बाहर आने के बाद डॉक्टर की देखरेख के बावजूद सीएम अरविंद केजरीवाल का वजन नहीं बढ़ रहा है। कीटोन लेवल बढ़ने से कैंसर सहित गुर्दे की बीमारी उन्हें हो सकती है। आतिशी का कहना है कि केजरीवाल 31 मई तक प्रचार के लिए व्यस्त हैं, इसीलिए हेल्थ चेकअप के लिए उन्हें और 7 दिन चाहिए। डॉक्टर्स ने जब टेस्ट कराए तो उनके कीटोन लेवल्स बहुत हाई निकले हैं। ये अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, सडन वेट लॉस, कीटोन्स लेवल का हाई होना किसी सीरियस बीमारी का इंडिकेटर हो सकता है, जिसमें किडनी की सीरियस प्रॉब्लम्स, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, मैक्स के डॉक्टर्स ने मुख्यमंत्री के चेकअप किए थे और उन्होंने एक एक्सटेंसिव हेल्थ चेकअप के लिए सजेशन दिया है। ये चेकअप इसलिए भी अभी इमीडिएटली ज़रूरी है क्योंकि जो ये सीरियस बीमारियां होती हैं उनका अर्ली डिटेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अर्ली डिटेक्शन होता है, बीमारी जल्दी पकड़ी जाती है तो इलाज जल्दी शुरू होके इंसान की तबीयत जल्दी ठीक हो सकती है। लेट डिटेक्शन होता है तो बीमारी आगे की स्टेजेस पर प्रोग्रेस कर सकती है। आज 30 हजारी कोर्ट में विभव की जमानत याचिका तो खारिज हो चुकी है, लेकिन कोर्ट में आज क्या क्या हुआ? स्वाति मालीवाल कोर्ट में फूट फूट कर क्यों रोने लगी? इसका जवाब जानने के लिए कोर्ट चलते हैं। आरोपी विभव केस की जांच करने वाली दिल्ली पुलिस और पीड़ित स्वाति के वकीलों की बहस का पूरा परीक्षण करते हैं। 30 हजारी कोर्ट में विभव के वकीलों ने कहा, मालीवाल ने यह नहीं बताया कि वो सीएम के बुलाने पर परिसर में आई थी या वो आवास में घुस गई। ये अतिक्रमण के बराबर है। क्या कोई इस तरह से सीएम के आवास में घुस सकता है? सांसद होने के नाते क्या आपको कुछ भी करने की पूरी छूट है? इस पर दिल्ली पुलिस ने कहा, पार्टी प्रमुख के यहां जाने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। क्या विभव की इजाजत की जरूरत है? यह उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला मामला है। विभव के वकील ने कहा, स्वाति के विभव से क्या कहा था? सांसद को आप बाहर इंतजार करवाओ, मैडम ने यह कहा था क्या? इस तरह की बात कहकर वो उकसावे का काम कर रही थी क्या? वो अपने मन में कुछ सोच कर आई थी। मालीवाल बार बार विभव के बारे में क्यों पूछ रही थी? दिल्ली पुलिस ने कहा, मालीवाल संसद की मौजूदा सदस्य हैं, डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रही हैं। क्या वो ऐसे व्यक्ति की इमेज को खराब करेंगी जो परमानेंट एम्प्लॉय भी नहीं है? दिल्ली पुलिस ने पूछा, सेवा समाप्त होने के बाद भी विभव वहां कैसे काम कर रहा था? दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा, मुख्यमंत्री का आवास सुरक्षा के लिहाज से बहुत सेंसिटिव होता है। अगर वहां कुछ हुआ था तो उनकी तरफ से 112 नंबर पर कॉल क्यों नहीं की गई? दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में वीडियो डिलीट होने का दावा भी किया। पुलिस ने कहा, विभव फोन फॉर्मेट करने के लिए मुंबई गया, फोन का पासवर्ड उनको नहीं बताया जा रहा। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में यह भी कहा, महिला को इस तरह से मारा गया कि उसके कपड़ों के बटन तक टूट गए। स्वाति के वकील ने कहा, स्वाति के परिवार को जान का खतरा हो सकता है। स्वाति के रिश्तेदारों की गाड़ी, उसका नंबर नोट किया गया और उस पर नजर रखी जा रही है क्योंकि उसी में वो शिकायत देने के लिए गई थी। स्वाति के वकील ने कहा, स्वाति को लगातार धमकियां मिल रही हैं, रेप की धमकी दी जा रही है। स्वाति के वकील ने एक यूट्यूबर का जिक्र करते हुए कहा, यूट्यूबर पहले आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर था, उसका वीडियो बनाने के बाद डेथ और रेप थ्रेट लगातार स्वाति को आ रहे हैं। अब आपको इन दलीलों के बीच में हुए एक अन्य घटनाक्रम के बारे में बता देते हैं, साथ ही एक वीडियो भी आपको दिखाता हूं। जब कोर्ट रूम में स्वाति मालीवाल ने सीएम आवास से निकलने का जो वीडियो दिखाया गया, तब एफआईआर के बारे में विभव के वकील जज को बता रहे थे, उनको फैक्ट समझा रहे थे। ठीक उसी वक्त स्वाति मालीवाल कोर्ट रूम में फूट फूट कर रोने लगी। स्वाति मालीवाल असॉल्ट केस में राष्ट्रीय महिला आयोग भी एक्टिव हो गया है। एनसीडब्ल्यू का दावा है कि स्वाति मालीवाल के सीएम आवास पहुंचने के बाद विभव कुमार को वहां
बुलाया गया था। एनसीडब्ल्यू ने दिल्ली पुलिस से यह मांग भी की है कि सीएम केजरीवाल और संबंधित लोगों की फोन पर हुई बातचीत का रिकॉर्ड भी चेक किया जाए। एनसीडब्ल्यू का कहना है कि इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि विभव कुमार को सीएम आवास पर फोन करके किसने बुलाया था। स्वाति मालीवाल का दावा है कि जब वो सीएम आवास पहुंची थी तब विभव, सीएम केजरीवाल, उनकी पत्नी और उनके माता पिता आवास में ही मौजूद थे। लेकिन अब एनसीडब्ल्यू ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। पहले सवाल यह था कि स्वाति खुद गई थी या उन्हें वहां पर बुलाया गया था। अब सवाल यह भी है कि विभव आवास में मौजूद था या उन्हें फोन करके वहां बुलाया गया। इसके बाद सवाल यह भी है कि क्या यह पूरी घटना पहले से तय प्लान का हिस्सा थी या अचानक हो गई। अगर प्री प्लान थी तो प्लान का मास्टरमाइंड कौन है? अब पब्लिक इंटरेस्ट में देश की गर्मी का परीक्षण होगा। इसके लिए मैं आपको 4 तस्वीरें दिखाऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि गर्मी देश के लिए कैसे बड़ी समस्या बन गई है। पहली जानकारी है कि देश में गर्मी की वजह से 60 मौत की आशंका है, जिसमें से 32 कंफर्म है और 28 की पुष्टि होना भी बाकी है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीज बढ़ रहे हैं। दूसरी तस्वीर जैसलमेर के रेगिस्तान की है। पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ जवान की हीट वेव से मौत हो गई। तीसरी तस्वीर श्रीनगर की है, जो फिलहाल हीट वेव से तप रहा है। यहां गर्मी ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चौथी तस्वीर में मध्य प्रदेश के पानी का संकट है। इसके अलावा महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा पर पानी के लिए पुलिस तैनात कर दी गई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कश्मीर में श्रीनगर की। 45 साल बाद सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है वहां पर। 1968 के बाद पहली बार श्रीनगर में पारा 33 डिग्री पार पहुंच गया है। 1968 में यहां 36.4 डिग्री गर्मी दर्ज की गई थी, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो गर्मी से फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। इसके पीछे वो वजह बताते हैं कि जब तक मानसून नहीं आएगा तब तक कंप्लीट राहत की गुंजाइश दिखती नहीं है। अब आपको राजस्थान के जैसलमेर लेकर चलता हूं, जहां गर्मी की वजह से एक दुख भरी खबर सामने आई है। पाकिस्तान की सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवान की जान चली गई गर्मी के कारण। मौत की वजह हीट वेव बताई गई है। जवान का नाम अजय कुमार था। जैसलमेर में कुछ जगहों पर पारा 55 डिग्री तक पहुंच गया है। जवानों की स्थिति इस बीएसएफ जवान की जिस तरह से जान गई, उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि कैसे ये लोग हमारे देश की रक्षा करते हैं। डीआईजी योगेंद्र यादव को सुनिए। कई जगह हमारे यूपीज में भी इस तरह के यंत्र लगाए हुए हैं और उनमें कहीं 54-55 भी दिखा रहे हैं। और वो किस हद तक गर्मी है इससे भी हम माप सकते हैं कि वहाँ पर ड्यूटी करना अत्यंत दुभुर हो गया है। काफ़ी यूपीज में हमने स्थापित कर दिए जिसमें एयर कंडीशन भी है। तो जैसे ही अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो उसको वहाँ करते हैं। करीबन हर एक यूपी में हमारे नर्सिंग असिस्टेंट्स जो ट्रेंड है। उसके अलावा कुछ जगह पर हमारे एम्बुलेंसेस है। डॉक्टर सभी से बात करते रहते हैं और टेलीफोन के ऊपर वो उनको जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। अब पटियाला आपको पानी की समस्या और पानी की वजह से पैदा हुई समस्या की जानकारी देने जा रहा है। इसके लिए मैं 2 तस्वीरों की मदद लूंगा। एमपी की राजधानी भोपाल में 40 किलोमीटर दूर गांव है कलमखेड़ा और मोतीपुरा। यहां पीने के पानी का संकट है। लोग सूखी नदी को खोदते हैं, रेत के नीचे से गंदा पानी निकालकर उसे पीते हैं। दूसरी तस्वीर पानी के मुद्दे पर कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा पर विवाद हो गया है। दोनों राज्यों की सीमा पर एक बांध है और नाम है राजापुर। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कर्नाटक के किसान रात में बांध से पानी चुराते हैं, इसलिए यहां पर पुलिस तैनात कर दी गई है। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच इस बांध के पानी की लड़ाई कोई नई नहीं है, ये बहुत पुरानी है। साल 2003 में इसी लड़ाई ने हिंसक रूप धारण किया था। महाराष्ट्र में सूखे के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां सरकार को घेर रही हैं, वहीं शिंदे सरकार का बैठकों का दौर जारी है। कर्नाटक टेप स्कैंडल के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना 31 मई को देश लौटेंगे। इसी दिन वो मामले की जांच के लिए बनी एसआईटी के सामने पेश होंगे। इसकी जानकारी एक वीडियो संदेश के जरिए खुद प्रज्वल ने दी। देश में स्टॉक एक्सचेंज के नाम पर धोखा देने वाले रैकेट से सावधान हो जाइए। शेयर में कमाई का झांसा देकर अब तक 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी हो चुकी है। ठगी के लिए स्कैमर
पहले एक लिंक से ऐप डाउनलोड करने को बोलते हैं और जब उन्हें पैसा मिल जाता है तो फिर वो फरार हो जाते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट में आज इतना ही, लेकिन एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। शुभ रात्रि।